बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर का हम आगाज करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम अ, जॉन कीट्स, साउदी और सैमुअल टेलर कॉलेज के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने विलियम ब्लेक, विलियम वर्dsworth के बारे में बात की थी। इससे आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 जो होगा, उसमें हम जो बाकी रोमांटिक पोइट्स हैं, इसके अलावा जो नॉवलिस्ट और एसेइस्ट हैं, और उनके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज है, उसमें हमारी ये 14th वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को सर्च करें और तमाम लिस्ट शुरू हो जाएगी। डिटेल में तैयारी करने के लिए और मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स की एक्सेस लेने के लिए आप मेरा पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मेरे इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बगैर किसी इंतजार किए हम अपने टॉपिक पर जो है वो चलते हैं। अब अगर हम इस पे फोकस करें, जो की आइडियाज जो रोमांटिसिज्म के हैं, उस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ। एक नजर हम देखते हैं कि किस तरीके से एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म, स्पॉन्टेनियस फीलिंग और नेचर को मद्देनजर रखते हुए ये सारी तहरीक हमें नजर आती है। इसके साथ साथ हमें लव ऑफ एंड वर्शिप नेचर के साथ साथ इंपॉर्टेंस और आइडियलाइजेशन ऑफ वेमेन भी नजर आती है बहुत सारे वर्क्स में। रिप्रेजेंटेटिव वर्क के साथ साथ इंपॉर्टेंट ऑथर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसको मैं इससे पहले वाले लेक्चर में, यानी वीडियो लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस कर चुका हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में आप उसको जाके देख सकते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट में देखिए तो बैटल ऑफ वाटरलू एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमें नजर आता है। नेपोलियन को 1812 में रशिया में डिफीट होती है और बहुत सारी फ्रेंच आर्मी के लोग जो है वो मारे जाते हैं। और इसके बाद 1813 में अलाइड फोर्सेस कह लें आप उसको, या फिर उसको आप कोएलिशन फोर्सेस कह लें, जिसमें आपके पास जर्मनी आ जाता है, जिसमें आपके पास प्रूशिया आ जाता है, जिसमें आपके पास बर्तानिया आ जाता है, आपके पास इसके अंदर ऑस्ट्रिया आ जाता है। इन तमाम मुल्कों ने डिक्लेयर कर दी वॉर किसके ऊपर? फ्रेंच आर्मी के ऊपर। और फ्रेंच आर्मी को शिकस्त हो जाती है 1815 में। और फ्रेंच आर्मी को शिकस्त होने के बाद इसको कब्जे में ले लिया जाता है और फिर 1821 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है। सवाल ये होता है कि मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्टर और बर्तानिया ने इस जंग में कंट्रीब्यूट किया और इसको कैप्टिव भी बर्तानिया ने ही किया। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो है, इन्होंने शिकस्त का वजह बने नेपोलियन के लिए। आपके सामने मैप आ रहा है किस तरीके से ये ब्लू जो है वो नेपोलियन की फोर्सेस के दस्ते नजर आते हैं। वेलिंगटन जो है एक आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव है एंग्लो डच इन्फेंट्री का। और यहां से आके जो हमें सपोर्ट मिलती है वो प्रूशियन फोर्सेस की मिलती है, जो कि आपको इस वीडियो लेक्चर में नजर आ रही है। नेपोलियन की शिकस्त की जो बड़ी वजह है वो ये है कि ही केप्ट ऑन वेटिंग टिल 7:30 PM। और यहां तक कि इस तरफ से जो है वेलिंगटन को, यानी एंग्लो डच फोर्सेस को सपोर्ट मिल जाती है ब्लाउचर की, प्रूशियन आर्मी की तो शिकस्त हो जाती है। आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल। अब दोबारा हम अपने फैक्ट्स पर वापस आते हैं। 1816 में जॉन पिकविक फर्स्ट डिग्री शाया करते हैं अमेरिकनिज्म के साथ। अमेरिकनिज्म कि जिसमें अमेरिकन लैंग्वेज को फोकस किया गया। 1820 से जो पीरियड है, रेन ऑफ जॉर्ज द फोर्थ है। बहुत ही ज्यादा एंथुसिस्टिक पर्सन थे, आर्ट्स में बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट था। 1828 में नो वेबस्टर जो है अमेरिकन डिक्शनरी शाया करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इसके साथ 1828 में रिचर्ड बैटली एलिमेंट्स ऑफ रिटोरिक शाया करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को फोकस करने वाली एक इंपॉर्टेंट किताब है, जिसमें कम्युनिकेशन रिटोरिक के इंपॉर्टेंट असूल बताए गए। 1830 में रेन ऑफ विलियम द फोर्थ है शुरू होता है, जिनको सेलर किंग या सिली बिली के हवाले से जाना जाता है। इस दौर में रिफॉर्म एक्ट शुरू होता है, यानी नाफिज होता है। रिफॉर्म एक्ट जो है वो बेसिकली राइट टू वोट एक्सटेंड करता है वाइडर ग्रुप ऑफ मेल प्रॉपर्टी ओनर्स को, टेनेंट्स को। और इलेक्टोरेट जो है वो बढ़ जाते हैं, वोटिंग करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। आप पिक्चर में अगर आप देखें तो ये आपको वर्किंग क्लास नजर आती है, और ये वाली जो क्लास है आपको अपर क्लास नजर आती है, जो कि एक बोरो सिस्टम, रोटन बोरो सिस्टम इसको कहते हैं, रोटन बोरो सिस्टम। रोटन बोरो सिस्टम के जरिए ये होता था कि जो अपर क्लास है, जो लैंड ओनर्स हैं, वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए तादाद कम होने के बावजूद भी वो कांग्रेस तक या जो है वो असेंबली तक पहुंच जाते थे। अब उनकी वोटिंग राइट्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूट किया गया कॉमन कॉमन लोगों में। 1833 में स्लेवरी को खत्म किया गया ब्रिटिश एम्पायर में। याद रहे, अमेरिका में स्लेवरी को खत्म करते करते कितना टाइम लगा? अमेरिका को खत्म करते करते आप लोग समझ लें कि 18 जो 65 यानी सिविल वॉर का पीरियड था, उस दौर में ये स्लेवरी जो है वो खत्म होती है 13th या 14th अमेंडमेंट में अमेरिका में। अब सैमुअल टेलर कॉलेज के बारे में हम बात करते हैं। 1772 से लेकर 1834 का लाइफ पीरियड है। ये ऑटरली डेवनशायर इंग्लैंड में पैदा होते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्राइस्ट स्कूल में इनकी तालीम होती, डिफिकल्टी की वजह से वो जो है अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। विलियम वर्dsworth के साथ दोस्ती होती है, लिरिकल बैलेट को शाया करते हैं। ओपियम एडिक्ट रहे, लाइफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी। सारा फिकर के साथ इनकी शादी होती है 1795 में, लेकिन सेपरेशन। जर्मनी में ट्रेवल किया, वापस आए। इसके अलावा 1834 में इनकी डेथ होती है। इनके जो इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल वर्क हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम डिफरेंस देख लें कॉलेज के व्यूज और विलियम वर्dsworth के व्यूज का। नेचर एंड इमेजिनेशन पे कॉलेज का ये मानना था कि नेचर जो है सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी है, इमेजिनेशन इज एसेंशियल फॉर पोएटिक क्रिएशन, जबकि नेचर जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन नजर आती है। पोएटिक डिक्शन, पोएटिक फॉर्म में हमें जो मेजर डिफरेंस नजर आता है, पोइट्री शुड यूज अ लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी स्पीच विद सम एलिवेटेड लैंग्वेज, जबकि वर्dsworth कहते हैं कि पोएटिक लैंग्वेज शुड यूज अ लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन।
जबकि ये थोड़ा सा रिफाइनमेंट चाहते हैं कॉलब्रिज। इमोशन एंड फीलिंग में इमोशन इज द सोर्स ऑफ पोइट्री बट इट शुड बी कंट्रोल्ड विद द रीजन एंड जजमेंट, जबकि वर्ड्सवर्थ जो है वो कहते हैं इमोशन इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ पोइट्री, रीजन जो है इट कैन समटाइम हैम्पर और obstruct the overflow of feelings. Poetic form में poetry should be organized in organic unity with each part contributing to the whole, जबकि वर्ड्सवर्थ कहते हैं there is no essential difference between the verse and prose, और फिर कहते हैं it should follow the natural rhythm or pattern of everyday speech. ये एक bone of contention between these two important poets. अब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में कॉलब्रिज जो है रिलीजन के इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट समझते हैं, जबकि वर्ड्सवर्थ जो है वो कहते हैं रिलीजन इज नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ द पोएटिक फीलिंग एक्सपीरियंस बट इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन पोएट्री फ्रॉम आउटसाइड। इसके साथ हम अगर देखें लिटरेरी करियर जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज का इंपॉर्टेंट पोइट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम ट्राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टोफर जैसी इन्होंने पोइम लिखी। बायोग्राफी लिटरेरिया, द फ्रेंड के नाम पे पीरियोडिकल लिखा। इमोशन, इंडिविजुअलिज्म, नेचर पर फोकस रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल जॉनसन से ये मुतासिर नजर आते हैं, जिनका जिक्र हमें नजर भी आता है बायोग्राफी लिटरेरिया में। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हमें नजर आते हैं इनके, वो हमें अगर हम फोकस करें ऑर्गेनिक, इन्होंने एक टर्म बड़ा यूज किया इसके ऑर्गेनिक यूनिटी के हवाले से, जिसमें वो कहते हैं कि किस तरीके से चीजों को जो है वो इकट्ठा प्रेजेंट किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्क्स हम देख लें, 1796 में पहला इनका वर्क जो शाया होता है पब्लिश वर्क, जिसमें उन्होंने द स्लाइम ट्री, ओवर माय प्रिजन और द अर्लियन हर्ब जैसी जो पोइम्स हैं वो शामिल होती हैं। लिरिकल बैलेड में द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर शामिल होती है। द वॉचमैन शॉर्ट लिव पीरियोडिकल है कॉलरिज, जिसमें उनके एसेज वगैरह शामिल हैं, वो ऐड होता है। फिर इसके अलावा और इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में अगर हम देखें, इन्फ्लुएंशियल वर्क से मुराद है कि ऐसे वर्क्स जिनको इंपॉर्टेंट हम समझते हैं, हर वर्क को हम ऐड नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि एक राइटर ने बहुत सारी ओड्स लिखी होती हैं, पोइम लिखी होती हैं, जैसे कॉलरिज ने बहुत सारी ओड्स लिखी हैं, तो सबको तो मेमोराइज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट द इन्फ्लुएंशियल इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दीस राइटर्स। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क से मुराद ये समझते हैं कि पर्सनल एक मेमोरी समझ लें, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फिलोसफिकल एलिमेंट, अपने पर्सनल ओपिनियन, एक ऐसे आप समझ लें। चैप्टर वाइज डिवीजन की गई है इसमें। क्रिस्टोबल 1816 में लॉन्ग नैरेटिव पोइम शाया होती है, जो कि क्रिस्टोबल नामी एक खातून का जो इनकाउंटर है जेरोल्डीन एक सुपरनेचुरल फिगर के साथ वो होता है। गॉथिक एलिमेंट, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं, जैसे राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में हमें नजर आते हैं। सिबिलिंग लीव्स 1817 में शाया होने वाली कलेक्शन है पोइम्स की, जिसमें बहुत सारी पोइम्स और ऐसे भी शामिल हैं, प्रीफेस वगैरह शामिल हैं। ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जीनियल क्रिटिसिज्म एक इंपॉर्टेंट ऐसे नजर आता है, जिसमें वो द नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म और क्वालिटीज ऑफ क्रिटिक जो है उसको फोकस करते हैं कि हाउ अ क्रिटिक शुड हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन of the subject whatever he is criticizing। फिर वो कहते हैं कि जो क्रिटिक है he should have the knowledge between beautiful and agreeable, तो इसके अंदर उनको उसको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। द फ्रेंड पीरियोडिकल है, एडिट किया सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। इसके साथ साथ एनिमी पता है 1895 में कॉलरिज के जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे जो वर्क है उनकी बेटी सारा कॉलरिज है वो शाया करती हैं, जिसमें के लेक्चर्स हैं शेक्सपियर पे, मिल्टन पे और लिटरेचर के ऊपर। कॉलरिज एज ए क्रिटिक को देखें तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और ऑर्गेनिक यूनिटी जैसे टर्म और उन्होंने इस्तेमाल किए, जिनको आगे चल के भी देखते हैं कि इन विच ऐसा तरीका का जिसमें ऑल वर्क ऑफ लिटरेचर शुड फिट टुगेदर टू क्रिएट अ कोहेसिव वर्क। इसके अलावा अगर हम देखें वो कहते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड फोकस ऑन द इंडिविजुअल वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, बजाय कि जर्नलाइज जो है वो कर दिया जाए। इसके साथ हम देखते हैं कि इनके जो वर्क्स हैं उन्होंने टी एस एलियट, नॉर्थर फ्राई जैसे क्रिटिक्स जो है वो मुतासिर किया। इमेजिनेशन के ऊपर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सैमुअल टेलर कॉलरिज का, अपनी अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का जो डिफरेंस है और फिर फैंसी को वो डिस्क्राइब करते हैं। अब प्राइमरी इमेजिनेशन, तीनों इमेजिनेशन की ही टाइप है। प्राइमरी इमेजिनेशन की अगर हम बात करें तो इनबॉर्न, इननेट, स्पॉन्टेनियस, क्रिएटिव, क्रिएट्स न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज, नो एक्सटर्नल स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये प्राइमरी इमेजिनेशन हर शख्स के पास होती है। डे ड्रीमिंग करना, कुछ सोचना, इमेजिन करना, आबशार को देखना तस्वुर में वगैरह वगैरह। जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन एक पोइटिक फैकल्टी है, एक आम आदमी का बस की बात नहीं है ये। इट इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम ऑलरेडी stored experiences or memory, creating something new out of already present और experiences जो हमारे स्टोर हैं, already stored material। तो it creates a mental presentation of an external object, ऐसी चीज को क्रिएट करना जो कभी किसी ने सोची भी ना हो, हायर फॉर्म ऑफ आर्ट क्रिएट करना। शेक्सपियर को क्यों पसंद किया जाता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरीज पे वर्क किया लेकिन उसको नया किया, जदीद बना दिया। इसी तरह एच जी वेल्स, जॉर्ज ऑरवेल जैसे राइटर्स, एल्डस हक्सले जैसे राइटर, जॉनथन स्विफ्ट जैसे जिन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल लिखा, ऐसे वर्क्स उन्होंने क्रिएट किए। ऐसे फेरी क्वीन जो लिखी एडमंड स्पेंसर ने, तो उनको आप सेकेंडरी इमेजिनेशन की एग्जांपल्स के तौर पर देख सकते हैं। इमेजिनिंग अ लैंडस्केप एंड राइटिंग अ फिक्टिशियस, ठीक, सेकेंडरी इमेजिनेशन के तौर पर आ जाता है। फैंसी इज आल्सो पार्ट ऑफ इमेजिनेशन बट अ लोअर फॉर्म ऑफ पोइट्री, लोअर फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन। आप मेरे जैसे पोइट, कॉमन पोइट जो है वो इसका सहारा लेते हैं, जिसमें भी यूज ऑर्नामेंट्री
और डेकोरेटिव सुपरफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सिमिलीज का सहारा लेते हैं, मेटाफोर्स का, एल्यूजन्स का। डू नॉट कंफ्यूज द काइंड ऑफ इमेजिनेशन विद दैट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। कभी तो ये तो सिमिलीज तो नो, मेटाफिजिकल पोइट्स बड़े जो हायर फॉर्म ऑफ आर्ट उन्होंने क्रिएट किया, दैट कम्स अंडर द ऑर्बिट ऑफ सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो इट डज नॉट क्रिएट समथिंग न्यू। याद रखिए, ये एक एग्जांपल है फैंसी की। सुपरफिशियल है, डेकोरेटिव है। मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा आदमी, उसकी आंखों को रेफर करने के लिए ग्लिटरिंग डायमंड्स का सहारा यूज करना, तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ फैंसी। मजीद आगे चलते हैं हम। कॉलेज के इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑर्गेनिक यूनिटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ऑर्गेनिक यूनिटी को भी मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ऑन द पार्ट ऑफ रीडर और ऑडियंस, इसको आपने देखना है कि विलिंगनेस किसी ऑडियंस या रीडर की इन ऑर्डर टू एंजॉय अ पीस ऑफ आर्ट, अ पीस ऑफ थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। आप थिएटर पे जाते हो और जाके आप ये सकते हो कि भाई ये नहीं कहते कि ये तो फेक है, ये तो झूठ है। फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट यू ट्राई टू सस्पेंड योर क्रिटिकल फैकल्टी के, ताकि आप इंजॉय कर सकें। जबकि इससे सिमिलर जो टर्म है वो हमें नेगेटिव कैपेबिलिटी नजर आता है, लेकिन वो आर्टिस्ट के लिए है, राइटर्स के लिए, पोइट्स के लिए। लोगोस, कॉलेज को यूज करते हैं फिलोसफी के प्रेफरेंस से कि क्रिएटिव प्रिंसिपल और डिवाइन रीजन अंडरलाइंग द यूनिवर्स इन इट्स फॉर्म। तमाम यूनिवर्स को लॉजिकल एस्पेक्ट से देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जनाडू, एक एग्जॉटिक ड्रीम लाइक सिचुएशन और प्लेस का रेफरेंस हमें नजर आता है कि फेमस पोइम कुबला खान में। फैंसी एंड इमेजिनेशन को आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिंपलिस्टिक एक ऐसा टर्म है जो पावर ऑफ इमेजिनेशन को डिस्कस करता है टू यूनिफाई एंड ट्रांसफॉर्म द डाइवर्स एलिमेंट्स इनटू अ कोहेरेंट होल। सिंक्रेटिज्म की बात अगर करें तो हम सिंक्रेटिज्म से उनका मुराद यह है कि जिनको वो समझते हैं कि ब्लेंडिंग और मर्जिंग डिफरेंट रिलीजियस और फिलोसफिकल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, इनको वो क्रिश्चियनिटी के एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी शुड बी अंडरस्टूड एज ए सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस डॉगमास, डिफरेंट रिलीजियस प्रिंसिपल्स को देखना चाहिए मिक्सचर के एस्पेक्ट से। तो कॉलरिज जो है वो एक थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल थॉट के एस्पेक्ट से इस सिंक्रेटिज्म को समझ रहे थे। वो कह रहे थे कि जो क्रिश्चियनिटी है वो ऑपोजिंग व्यूज को रिकनसाइल कर चुकी है या कर सकती है। तो ये एस्पेक्ट से वो इन्होंने ये टर्म जो है वो इस्तेमाल किया। ऑमनिवरस क्यूरियोसिटी, एक ऐसी क्यूरियोसिटी, ऐसी कैसी स्ट्रगल फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, एक अपनी इंटेलेक्चुअल एपिटाइट को फुलफिल करने के लिए जो कि बरकरार रहे, फॉर इन ऑर्डर टू नो अबाउट द डाइवर्स रेंज ऑफ इंटरेस्ट। की क्यूरियोसिटी रहेगी तो इंसान स्ट्रगल करता रहेगा। पेंटिसोक्रेसी, कॉलरिज एक यूटोपियन मॉडल के तौर पर एक जो है वो एक सोसाइटी डेवलप करना चाहते थे अमेरिका में। रिचर्ड ओवन से इनकी मुलाकात भी होती है, उसमें डिस्कस करते हैं प्लान को, लेकिन फिर बाद में अबंडन कर देते हैं। तो इस टर्म से आप यूँ समझ सकते हैं कि उन्होंने डिस्कस किया अपने फ्रेंड रॉबर्ट साउदी से भी कि इन आइडियल सोसाइटी गवर्न बाय रीजन, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑल इक्वल रूल, यानी फिर इन्होंने ये प्लान को इसको अबंडन कर दिया। तो इंपॉर्टेंट टर्म से हमें जो है वो नजर आते हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। रॉबर्ट साउदी के बारे में बात करते हैं। पोइट, एसेइस्ट, हिस्टोरियन, 60 वॉल्यूम जो है इन्होंने वर्क लिखा, वॉल्यूमिनियस वर्क है। 1813 से लेकर 1843 तक जो है ये पोइट लॉरियट रहे हैं। इनके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें 1795 में इन्होंने शादी की, और ये अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट है बट स्टिल यू कैन हैव अ लुक एट द नेम ऑफ हिज वाइफ। सेवन कॉलेज के साथ मशहूर हुए हैं, लेक पोइट के हवाले से जाने जाते हैं। इसके साथ अगर हम देखें 60 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री इन्होंने लिखी, पोइट लॉरियट रहे हैं, और जो है 1843 तक जो है इनका पीरियड रहा है। मेंटल इलनेस की वजह से इनकी जो है वो डेथ होती है 1843 में। इन्फ्लुएंशियल वर्क देखें, जॉन ऑफ आर्क, एक खातून थी मिडिल एज में जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए लड़ी। 19 साल की उम्र में उसको डेथ, उसकी सजा मार दी जाती है। उसके ऊपर लिखा मॉडक, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है जो कि वेल्श ट्रेडिशन को, कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करती है। एक ऐसा प्रिंस जिसने अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले दरियाफ्त कर लिया। द कर्स ऑफ कहमा, हिंदू मिथोलॉजी को फोकस करते हैं, एक ब्राह्मण प्रीस्ट के हवाले से एक स्टोरी सुनाती है जो कि किस तरीके से उसको ताकत हासिल हो जाती है और फिर आखिर में उसको गॉडेसेस काली के हाथों शिकस्त हो जाती है। इनकी इन चीजों ने टेनिसन को और कॉलरिज को मुतासिर किया। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्राजील भी लिखी। इन्फ्लुएंशियल वर्क अगर मजीद देखें तो लाइफ ऑफ नेल्सन, उस जनरल की कहानी इन्होंने बायोग्राफी लिखी जिन्होंने बैटल ऑफ ट्रफलगर 1805 में शिकस्त दे दी थी नेपोलियन के फ्लीट को। द डॉक्टर, एक अपनी ही ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी जिसमें अपने लाइफ एज ए करियर को डिस्कस किया एज ए राइटर। अनफिनिश वर्क रहा, पोस्टह्यूमसली जो है वो शाया होती है। जॉन कीट्स के बारे में बात करते हैं। 1795 1821 लाइफ पीरियड है। बहुत सारी ट्रेजिडीज उन्होंने देखी। 8 साल की उम्र में वालिद की डेथ हो जाती है, 14 साल की उम्र में मदर की डेथ हो जाती है, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो भाई की डेथ हो जाती है टॉम की 1818 में। तो पर्सनल ट्रेजिडीज काफी सारी रही हैं। 1819 में खुद इनको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हो जाता है और 1821 में की अपनी डेथ हो जाती है। तो ये एक इन्होंने आइनफील्ड स्कूल में इन्होंने एजुकेशन हासिल की। सर्जन के अप्रेंटिस, यानी ड्रेस पट्टियां करने वाला जो शख्स होता है, असिस्टेंट सर्जन कह सकते हैं।
फैनी ब्राउन के साथ 1818 में इनकी मुलाकात होती है, वो 18 ईयर्स ओल्ड थी, और याद रहे इनकी डेथ के 12 साल बाद फैनी ब्राउन ने शादी की, लेकिन लाइफ लॉन्ग मेमोरी डेवलप रखी और कीट्स के लेटर को उन्होंने संभाल के रखा। और इसके बाद अगर हम देखें, कीट्स लेफ्ट हिज पोरली पेड पोजीशन ऑफ अ ड्रेसर और कंप्लीटली डिवोट किया इन्होंने अपने आप को पोइट्री के साथ। पैशनेट लेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सरमाया है कीट्स की लाइफ का। और 1821 में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और कीट्स के जो लव है पेनी ब्राउन के साथ इंस्पायर्ड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पोइनेट पोइट्री, जिसमें ब्राइट स्टार, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेला डैम्स एंड मर्सी वगैरह शामिल हैं। कीट्स की 1818 में कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरकुलोसिस, 1818 और 1819 भी कहते हैं इसको, और इटली में इनकी डेथ होती है 1821 में एट द एज ऑफ 25। तो लाइफ स्पैन हमने डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है जॉन कीट्स के डिस्कस करते हैं। 5 मई 1816 में पहली पोइम इनकी जो है और सॉलिट्यूड जो है वो शाया होती है ली हंट के मैगजीन द एग्जामिनर में। द पोइम्स 1817 में फर्स्ट पब्लिश होती है इनकी कलेक्शन, which included some of most famous early works. The Sleep and Poetry on First Looking into Chapman's Humor, I Stood Tiptoe. एंडीमियन एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, जिसकी मशहूर लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एंडीमियन एंड हिज लव फॉर द मून गॉडेसेस सिंथिया। कीट्स जो है मिक्स्ड रिव्यूज उनको मिले और पोएटिक वॉइस जो है उनकी स्टैब्लिश हो गई उस दौर में। 1819 में उन्होंने जो है वो ओड्स लिखी, ठीक है, उसमें हमारे पास 6 के करीब ओड्स हैं। अब उनका जो पीरियड है वो स्प्रिंग बाद बताया जाता है, ठीक है, और जो ओ टू ऑटम है वो उन्होंने सितंबर में लिखी। इन्फ्लुएंशियल वर्क्स जो है जॉन कीट्स के, लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीस और अदर पोइम्स जो 1820 में शाया होती हैं, और इसमें इनके इंपॉर्टेंट ओड्स भी हैं वो शाया होती हैं। इसमें जो शॉर्टर पोइम्स हैं, नैरेटिव पोइम्स हैं, वो भी शामिल होती हैं, लामिया और इजाबेला। हाइपेरियन एक अबंडेंट एपिक पोइम है कीट्स की, अ, ठीक है, और ये भी जो है 1820 में जो है वो शाया हो जाती है। द लेटर्स ऑफ जॉन कीट्स 1848 में, बाद की कलेक्शन है, बाद में आप कर सकते हैं, पब्लिश होते हैं ये। एक टर्म यूज हुआ था ईडन ब्रॉ, जो एक मैगजीन था, ब्लैकवुड मैगजीन, उसने 1817 में एक लफ्ज यूज किया, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। तो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से मुराद ये था कि ऐसे ग्रुप ऑफ पोइट जो कि ली हार्ट के लिटरेरी सर्कल से एसोसिएटेड हैं, उनको डेरोगेटरी एक टर्म था। तो कॉकनी वाज ओरिजिनली यूज्ड टू रेफर टू द पीपल बॉर्न विद बॉर्न इन द ईस्ट 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 लंदन में पैदा होने वाले या लोअर मिडिल फैमिलीज के जो लोग, दे डू नॉट हैव लैक ऑफ रिफाइनमेंट, that suffer from lack of retirement or express vulgarity, or they lack upper class manners as well. तो उनको डेरोगेटरी टर्म के तौर पर कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के तौर पर नाम किया, जिसमें ली हंट, शैले और कीट शामिल आ जाते हैं। तो इन्होंने इनको सेंसुअल स्टाइल ऑफ पोइट्री को प्रमोट करने की वजह से ये लफ्ज इस्तेमाल किया एक रिव्यूअर ने, क्रिटिक ने। तो जबकि कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्स जो है, इन्होंने एक्यूज किया अपर क्लास यानी लेक पोइट्स आप कह लें या ट्रेडिशनल पोइट्स जो हैं उनको, कि दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट द पोइट्री दैट इज एक्सेसिबल टू द अपर क्लास ऑडियंस। तो ये एक हमें डिफरेंस ऑफ व्यू नजर आता है जो इन दोनों में। तो जो लंदन बेस्ड जो रोमांटिक पोइट थे वो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव थे, और यहाँ के जो ये थे कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री आप कह सकते हैं, डेरोगेटरी टर्म यूज हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कीट्स ने खुद से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैं भी कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, तो एक क्रिटिक ने इनके लिए लफ्ज यूज किया। तो इनको आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन या इनको डिस्पराज करने के लिए टर्म जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जॉन कीट्स के, उनको हम एक नजर देखते हैं। मेंशन ऑफ मेनी इंपॉर्टमेंट्स, द फॉल ऑफ हाइपेरियन में इन्होंने इस्तेमाल किया इसका। ये एक इन्होंने लेटर लिखा जॉर्ज को और अपने भाई जो है वो टॉम कीट्स को, जिसमें मल्टी फेसेटेड नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया। उनका मानना था कि माइंड वॉज लाइक अ मैंशन, एक मैंशन की तरह है, और उसके 4 चैम्बर होते हैं विद मेनी रूम्स एंड ईच रूम्स डिपिक्टिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी। तो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, इनसेपरेबल इटर्नल एस्पेक्ट्स इन लाइफ का, आर्ट हैज द पावर और टू कन्वे द यूनिटी टू द व्यूअर ऑफ रीडर। तो ये लाइन एक्सप्रेस करती है कि ब्यूटी एंड ट्रुथ आर इनसेपरेबल एंड इटर्नल, art is of a paramount importance. Art outlives the mortal human beings. तो ये हमें नजर आता है। बर्डन ऑफ मिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कीट्स ने अपनी इंपॉर्टेंट पोइम और टू नाइट एंगल में इसको इस्तेमाल किया, और इसमें इनका कहने का मकसद ये था कि एक ऐसी फीलिंग when one is overwhelmed by the beauty and mystery of the natural world। तो वो कीट्स का ये मानना था कि द बर्डन ऑफ मिस्ट्री was both a source of joy and source of pain। तो because it reminds humans of their mortality और impermanence जो स्टेटस है ह्यूमन बींग्स का, उसको वो जो है प्रेजेंट करती है। कैमिलियन पोइट, अब उन्होंने एक लेटर लिखा बेंजामिन बैले को, और बेंजामिन उस लेटर में उन्होंने एक्सप्लेन किया
इस फैकल्टी को कि इट्स एन एबिलिटी ऑफ पोएट टू अब्सॉर्ब एंड इनकॉर्पोरेट डिफरेंट स्टाइल्स। और यूं समझ सकते हैं, कीट्स का ये मानना था कि जो बेस्ट बेस्ट पोइट्स है ना, वो लोग होते हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द सराउंडिंग एंड ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, मौके के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेना। इसके बाद स्टाउट कर्ट्स के बारे में बात करते हैं। स्टाउट कर्ट्स जो है, उन्होंने कीट्स ने अपनी मशहूर पोइम जो है वो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ह्यूमर में इस्तेमाल किया टू डिस्क्राइब द फीलिंग एंड डिस्कवरी ऑफ एक्सप्लोरेशन। इस पोइम में वो एक ऐसी सिचुएशन को बताते हैं जिसमें एक एक्सप्लोरर जो है वो कॉर्टस, जब वो पहली दफा पैसिफिक ओशन को देखता है तो क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो वर्ड है, उसको अगर हम देखें तो एबिलिटी टू टॉलरेट अनसर्टेनिटी एंड प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज एंड बिलीव्स को कीट ऐसे डिफाइन करते हैं कि एन एबिलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट who does not get confused whenever he faces uncertainties, and he does not reach after the fact and reason। ये मैंने एक्सप्लेन किया अपने अल्फाजों में कि राइटर का काम ये नहीं है या आर्टिस्ट का काम ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल चीज को देख के कंफ्यूज हो। उसका काम यह है कि एम्ब्रेस करे अनसर्टेन चीजों को, क्योंकि जब तक वो एम्ब्रेस नहीं करेगा तो वो कैसी नई चीजें क्रिएट करेगा। मतलब जॉनथन स्विफ्ट अगर ये सोचता कि मैं गुलिवर्स ट्रैवल लिख रहा हूँ और गुलिवर्स ट्रैवल तो बड़ी अजीब सी, इसमें तो मैंने चीजों का जिक्र किया है, लोग क्या समझेंगे, तो वो गुलिवर्स ट्रैवल को लिख ही ना पाता। तो ये एक हमें बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नजर आता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी को मैंने बड़े अच्छे से अपने लेक्चर्स में भी डिस्क्राइब किया, चूंकि वक्त कमी है तो मैं मजीद इस पे नहीं जा रहा। चार्म्ड मैजिक किसमेंट्स, तो ये ओड टू नाइटिंगेल में यूज किया टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड एन्चेंटमेंट। और इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल कैरेक्टर बात करें तो ये बेंजामिन बेले को इन्होंने जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक ऐसी एबिलिटी एक पर्सन की हु इज एबल टू इमर्स हिमसेल्फ इन द इमेजिनेशन वर्ल्ड ऑफ पोइट्री। तो कीट्स का ये मानना था, तो पोइट के अंदर ये एबिलिटी होती है, यूनिक काइंड ऑफ सेंसिटिविटी होती है, ओपननेस होती है, दैट he becomes involved in various kind of activities to know about the deeper truth of human nature। तो पॉलिटिकल कैरेक्टर और कैमिलियन पोइट के अंदर हमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी नजर आती है। वेल ऑफ सोल मेकिंग हमें कंसेप्ट नजर आता है कीट्स का। अपने फ्रेंड चार्ल्स डाइक को इन्होंने जो इसमें इसका जिक्र किया है, चार्ल्स डाइक, चार्ल्स डाइक को इन्होंने ये लेटर में डिस्कस किया कि एक ऐसा आइडिया कि सफरिंग एंड पेन एंड नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोल। कीट्स का ये मानना था कि थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ हार्डशिप एंड इंडिविजुअल्स कुड गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो ये सफरिंग इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सोल मेकिंग की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट जरूरी है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट रोज अनहर्ड आर स्वीटर, तो ये भी हमें नजर आती है important ode to nightingale में, जिसमें imagination can create more beautiful things, so one does not have to an eyewitness in order to understand something। फिर bright star का टर्म नजर आता है bright star poem में, that expresses the desire for immortality का। egotistical sublime का टर्म हमें नजर आता है, एक जॉन कीट्स यूज करते हैं, kind of sublime experiences that is centered on the self where the individual feels self aggrandizement, sense of power, sense of superiority। इसको इगोटिस्टिकल सबलाइम को आप वर्ड्सवर्थियन सबलाइम के तौर पर भी देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सबलाइम है। ऑब्जेक्टिव सबलाइम को अगर हम फोकस करें तो एक कंट्रास्टिव एलिमेंट हमें इसके अंदर नजर आता है, वेयर द इंडिविजुअल फील द सेंस ऑफ ऑ एंड वंडर एट द वास्टनेस एंड ग्रैंडर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो ऑब्जेक्टिव सबलाइम एक सुपीरियर एक क्वालिटी है जिसमें आप कह सकते हैं कि कीट्स इसको इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि इस तरीके से अगर डिसइंटरेस्टेड या थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में भी हमें ये चीज नजर आती है टीएस इलियट की, कि आर्टिस्ट उस वक्त तक ग्रेट नहीं बनता जब तक वो सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करता। तो और हमें टीएस इलियट भी इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं कि बीइंग एन आर्टिस्ट इज अ कॉन्टिन्यूअस सेल्फ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस टू द ट्रेडिशन फॉर द लार्जर पर्पस। तो ये हमें चीजें नजर आती हैं। तो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज ऑल यू नो इन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, जिसके बारे में हम जो है वो बात कर चुके हैं। कीट्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमने मजीद डिटेल में डिस्कस किया। आप कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। लास्ट में चलते चलते मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, सीरियस फ्लैमेशन ब्यूटीफुल पोएम टीएस इलियट इसको डिस्करेज करते हैं। केनेथ बर्ग जो है वो मजाक उड़ाते हैं, बॉडी इज टर्ड बॉडी, और फिर आखिर में कहते हैं द अर्न इज फुल ऑफ शिट। और द स्कॉलर जो है अनाहित नार्सिसिज्म, इसको लाइन को घासली कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ना, जो रचेल जकर हैं वो इसको प्राइमरी सीन ऑफ क्राइम के तौर पर जो है वो कहते हैं। अब मेरा जो मानना है, मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, कि जो इसमें इनकरेक्टनेस हमें नजर आती है, उनको अगर हम फोकस करें, दो बड़ी फर्ज करें कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर आता है, तो वो ये है कि टेंशन बिटवीन इम्यूटेबिलिटी ऑफ आर्ट और म्यूटेबिलिटी ऑफ लाइफ, ये हमें नजर आता है। इम्यूटेबिलिटी ऑफ लाइफ यानी आर्ट आउटलिव्स द मॉर्टल ह्यूमन बींग्स,
तो ये एक वक्त में हमें एक कॉन्ट्रडिक्टरी भी नजर आता है, पैराडॉक्स भी नजर आता है। तो जैसा कि हर्ट मेलोडी द स्वीट बट दोज अनहर्ट स्वीट, ये सजेस्ट करता है कि अनरियलाइज्ड पोटेंशियल ऑफ द फिगर्स ऑन द अर्न इज मोर डिजायरेबल देन द इम्परफेक्ट रियलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसके साथ साथ हमें ब्यूटी, ट्रुथ ट्रुथ ब्यूटी जो है वो अर्न की प्रेजेंटेशन जो है उसको भी फोकस करते हुए नजर आता है कि वो किस तरीके से काफी देर पा है, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफी अरसे तक डिस्कस किए जाते रहेंगे। आज भी देख लें, हम 200 साल बाद भी अर्न को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लिखने वाले लोग, इंसान या जो बड़े बड़े नाम है उनका वजूद नहीं। तो एक ब्यूटीफुल सेइंग है कि कोई चीज अगर खूबसूरत है तो वो सच है, वो दायमी है, उसका हुस्न बरकरार रहेगा, वो आर्ट के साथ जुड़ी है, तो वो हमेशा के लिए याद रहेगी, रहती रहेगी। तो ये एक हुस्न है। तो आज की इस लेक्चर को हम इस लाइन के साथ बंद करते हैं कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।